हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में। तो हम पढ़ेंगे, जिसका हम अध्ययन करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी बीए पार्ट सेकेंड। और जो हम अध्ययन कर रहे थे वो ब्रिटिश के बारे में कर रहे थे। तो आज जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे सम्राट और राजमुकुट। सम्राट और राजमुकुट किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सम्राट और राजमुकुट के बारे में अध्ययन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि सम्राट क्या होता है और राजमुकुट क्या होता है। तो सम्राट क्या है कि भाई सम्राट क्या है। अब देखो, सम्राट पूछ ले, सीधी सी बात है कि वह व्यक्ति जो ये राज प्रतीक चिन्ह है, आपसे पूछ ले कि ये क्या है, राज प्रतीक चिन्ह है। सीधी सी बात है कि वह व्यक्ति जो राजपद को ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। कि जो व्यक्ति राजपद को ग्रहण करेगा वह क्या कहलाएगा? सम्राट कहलाएगा। पूछ ले। और कैसे कि जो अपने ऊपर एक ताज पहनता है, ताज, वो क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति राजपद को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद में एक ताज को पहनता है वो राजमुकुट कहलाता है। तो संवैधानिक अर्थों में इसका अध्ययन करें, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। तो कि व्यक्ति रूप में सम्राट, व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट। पूछ ले लोक सेवाएं। इसके बाद पूछ ले और वे सभी हैं जो प्रशस्ति या प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है, जो प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। क्या हो गई भाई कि सम्राट किसे कहते हैं? कि व्यक्ति रूप में क्या है, एक इंसान है जो क्या बन रहा है? शासक बन रहा है, राजपद को प्राप्त कर रहा है। वो कैबिनेट, लोक सेवाएं या जितनी भी सुविधाएं होती है वो सभी मिलती है उसे। कहने का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जिसको संपूर्ण सुविधाएं मिलती है, प्रशासनिक मतलब शासन के रूप में, चलाने के रूप में जो सुविधाएं मिलेगी वही क्या कहलाएगा? सम्राट कहलाएगा। इसके बाद पूछ ले, जैसे प्रोफेसर ओंग ने क्या कहा है सम्राट के बारे में? प्रोफेसर ओंग, अब आपसे पूछ ले कि प्रोफेसर ओंग क्या कहता है सम्राट के? सुविधाजनक कार्यशील उपकल्पना, सुविधाजनक कार्यशील उपकल्पना। कि प्रोफेसर ओंग क्या कहता है कि सुविधाजनक कार्यशील उपकल्पना ही क्या कहलाती है? सम्राट कहलाती है। ये बात किसने कही है? आपसे पूछ ले तो ये बात कहोगे, किसके बारे में कहोगे? सम्राट के बारे में। किसने कही है? मिस्टर ओंग ने कही है। तो राजमुकुट का संपूर्ण तात्पर्य क्या हो जाता है? आपसे पूछ ले कि राजमुकुट का तात्पर्य हो जाता है कि सरकार से। किससे हो जाता है? आपसे पूछ ले कि राजमुकुट का तात्पर्य इस हिसाब से क्या निकल गया? सरकार। तो हम पढ़ रहे हैं कि सम्राट क्या होता है और राजमुकुट क्या होता है कि वह व्यक्ति जो
किसी पद को राजपद को ग्रहण करता है वह सम्राट कहलाता है, और जो व्यक्ति पद को ग्रहण करता है वो अपने ऊपर एक ताज को धारण करता है तो वो क्या कहलाता है, राजमुकुट कहलाता है। और ये एक राज प्रतीक चिन्ह माना गया है। राजमुकुट को क्या माना गया है, राज प्रतीक चिन्ह। जो व्यक्ति है इस पे विराजमान होगा राजपद पे वही इसे धारण करेगा। फिर पूछ ले कि व्यक्ति रूप में परिभाषा के तौर पे समझे हम इसे, तो व्यक्ति के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं या जितनी भी सुविधाएं होती है जो प्रशासनिक मतलब सरकार को या चलाने में काम में ली जाती है वह व्यक्ति सम्राट ही कहलाता है। जैसे प्रोफेसर ओम सुविधाजनक कार्यशील उपकल्पना ही सम्राट कहलाती है, राजमुकुट कहलाती है। राजमुकुट का इसका मतलब देखें तो तात्पर्य क्या निकल गया, आपसे पूछ ले कि सरकार से पूछ ले। वर्तमान समय में एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की सम्राज्ञी है। क्या है भाई, सम्राट या सम्राज्ञी। पूछ ले कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में बताओगे एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय। कि एलिजाबेथ द्वितीय है वो वर्तमान में इंग्लैंड की क्या है, सम्राज्ञी या साम्राज्ञी है। आपसे पूछ ले जिन्होंने 6 फरवरी 1952 को पद प्राप्त किया था, 6 फरवरी 1952 को पद ग्रहण किया था, यहाँ की सम्राट बनी थी, सम्राज्ञी बनी थी। इनके उत्तराधिकारी पूछ लें कि कौन है उत्तराधिकारी, कि एलिजाबेथ के बाद में कौन बनेगा, तो प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स। तो कौन है भाई इसके उत्तराधिकारी, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स। इनमें दो में से एक व्यक्ति क्या बनेगा, आने वाले समय का सम्राट बनेगा। तो यहाँ तक हमने जाना सम्राट क्या है। अब पढ़ेंगे कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या होता है। सम्राट और राजमुकुट में अंतर क्या पढ़ेंगे भाई, सम्राट और राजमुकुट में अंतर पढ़ेंगे कि सम्राट क्या होता है, राजमुकुट क्या होता है। तो देखो पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम सम्राट और राजमुकुट में अंतर। सम्राट और राजमुकुट में अंतर या कह सकते हैं भेद, कि सम्राट और राजमुकुट में भेद क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था। पहला क्या है भाई, सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था। क्या कह रहा है, अंतर की बात करें कि सम्राट क्या है, एक व्यक्ति है, कि एक व्यक्ति राजपद पे आसीन होने वाला, राजपद पर विराजमान होने वाला एक व्यक्ति है सम्राट। सीधी सी बात है कि वह समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या बनता है, सम्राट बनता है। जो समय समय पे इंसान बदलता रहता है, इस पद पे विराजमान होगा इंसान है, हम पढ़ रहे हैं, जो इस पद पे बैठेगा वही सम्राट बन जाता है और समय समय पे क्या रहता है, बदलता रहता है। राजमुकुट एक क्या है, संस्था है, ताज है। मैंने पहले कहा था क्या है, ताज, संस्था है। और यह क्या है भाई, प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो काफ़ी लंबे समय से क्या आ रही है, चली आ रही है। इसका मतलब है कि ये निरंतर चलती रहती है, इंसान बदलता रहता है। क्या कहोगे कि राजमुकुट निरंतर चलने वाली संस्था है और व्यक्ति कुछ समय के लिए विराजमान होने वाला होता है। और इस इंसान को ये राजमुकुट धारण करने के बाद संपूर्ण शक्तियाँ मिलती है, संपूर्ण शक्तियाँ मिलती है। आपसे पूछ ले, संपूर्ण शक्तियाँ ये पद धारण करने के बाद मिलती है। फिर 2 नंबर, पहला तो इंसान और जो जिस ताज को ग्रहण करेगा वो। दूसरा, सम्राट अस्थायी और राजमुकुट स्थायी होता है। सम्राट अस्थायी
और राजमुकुट स्थायी। मुकुट स्थायी। अब देखो कि मैंने कहा था कि जो सम्राट बन रहा है वो क्या बनेगा, एक व्यक्ति बनेगा। क्या बनेगा भाई, व्यक्ति विशेष बनता है। और व्यक्ति जब तक, कहने का मतलब उसकी मृत्यु न हो जाए, मृत्यु हो गई तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, अस्थायी हो गया, मतलब कि लंबे समय तक नहीं चलता है। कहने का मतलब कि वह अपना पद छोड़ दे तब दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, या फिर वो अपने देश के अनुरूप नहीं चल रहा है तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अनेक व्यक्ति ग्रहण करते रहते हैं समय के अनुसार। और राजमुकुट स्थायी ताज रहता है, जो व्यक्ति बदलता रहता है और इसको ग्रहण करता रहता है। यह क्या रहता है, स्थायी रहता है। क्या कह रहा है कि स्थायी रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कि इसको ग्रहण करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा। सीधी सी बात है, अपने सीधे शब्दों में कहें कि राजमुकुट को ग्रहण करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आएगा और व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन वो राजमुकुट नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इंसान बदल जाएगा, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर पूछ ले 3 नंबर, सम्राट। आपसे पूछ ले, सम्राट प्रशासन में शक्तिहीन है, प्रशासन में शक्तिहीन है, वह राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। तो भाई सीधी सी बात है, क्या कह रहा है कि प्राचीन काल की बात करें। क्या करें भाई, प्राचीन काल की बात करें तो संपूर्ण शक्ति प्राचीन काल में किसके पास होती थी, सम्राट के पास सर्वशक्तिमान होता था प्राचीन काल में। वर्तमान में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद, क्या स्थापित होने के बाद, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद संपूर्ण शक्तियाँ अब सम्राट के हाथों में नहीं रही है। वह क्या रहा है, ये ओनली राज चिन्ह के तौर पे बनके या प्रतीक चिन्ह के तौर पर बनके रह गया है। राजमुकुट जो व्यक्ति दान करेगा उसको सलाह देने के लिए क्या बनेगी भाई, मंत्रिमंडल बनेगी। क्या बनेगी, मंत्रिमंडल। तो संपूर्ण शक्तियाँ किसके अधीन होती है, मंत्रिमंडल के अधीन होगी। और मंत्रिमंडल किसको सलाह देता है, राजमुकुट को सलाह देता है कि जो इस मुकुट को दान करेगा उस व्यक्ति को देगा। और ये मंत्रिमंडल किस पे अंकुश रखती है, सम्राट पे अंकुश रखती है। तो सर्वशक्तिशाली कौन हो गया, राजमुकुट हो गया। कैसे कहोगे कि सरकार, व्यक्ति बदलता रहता है, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन जो व्यक्ति सम्राट बनेगा वो पहले तो सर्वशक्तिमान होता था, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र स्थापित होने के कारण संपूर्ण शक्ति उसके हाथ में नहीं रही है। किस में चली गई है, मंत्रिमंडल में। और राजमुकुट का प्रतीक कौन होता है, मंत्रिमंडल होता है। क्यों बनाया जाता है, मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो समय समय पे किसको सलाह देता रहे, सम्राट को सलाह देता रहे। तो ये मंत्रिमंडल सलाह देगा तो सम्राट क्या हो गया, शक्तिहीन हो गया। और मंत्रिमंडल राजमुकुट क्या हो गया भाई, सर्वशक्तिशाली हो गया, संपूर्ण कार्यों को करने वाला हो गया। इसके बाद पूछ ले 4 नंबर भी, हमने अभी तक 3 पढ़े हैं, सम्राट और राजमुकुट में अंतर पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं। 4 नंबर देखो आगे वाला अंतर कौन सा है। तो 4 नंबर पूछ ले कि सम्राट व्यक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक। अब देखो, सम्राट व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति है, इस पद को ग्रहण करने वाला एक व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, सम्राट होगा। आपसे पूछ ले कि इस पद को ग्रहण करने वाला ओनली जो एक व्यक्ति होगा वो सम्राट, मतलब व्यक्ति तक ही पहचान है इसकी। और राजमुकुट की बात करें, किसकी बात करें,
राजमुकुट की बात करें, इस पद की बात करें तो ये मंत्रिमंडल, जनता, मतलब संपूर्ण देश का प्रतीक है। संपूर्ण देश का प्रतीक, संपूर्ण देश का प्रतीक तो क्या हो गया भाई, सामूहिक हो गया, वो सभी का हो गया। ये तो एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति बनेगा, लेकिन बनाने से पहले मंत्रिमंडल, जनता, संपूर्ण देश का एक प्रतीक जो माना गया है वो क्या है, राजमुकुट माना गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, सम्राट व्यक्तिक है और राजमुकुट सामूहिक है। कि सम्राट जो पद है वो एक व्यक्ति होता है और राजमुकुट पूरा मंत्रिमंडल या जनता का समूह होता है, और इस व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियाँ किस में निहित होती है, संपूर्ण शक्तियाँ राजमुकुट में निहित होती है। तो आप कहोगे कि सम्राट व्यक्तिक है और राजमुकुट क्या है, सामूहिक है या सामूहिक माना गया है। तो ये पढ़े थे हमने, 4 अंतर पढ़े थे राजमुकुट के। इसके बाद पूछ ले कि सम्राट के उत्तराधिकारी के नियम क्या हैं भाई, कि सम्राट का उत्तराधिकारी कैसे बनता है, उसके बारे में भी जान ले कि सम्राट का उत्तराधिकारी हमें बनाना है या कोई बनने वाला है। सम्राट का उत्तराधिकारी कि जैसे अभी कोई फिलहाल यहाँ का सम्राट है, उसकी डेथ हो गई या उसे पद से हटा दिया गया, तो उसका उत्तराधिकारी को कैसे बनेगा। जैसे कि सम्राट का या साम्राज्ञी का, इन दोनों का, सम्राट या साम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो सबसे बड़ा होता है वही क्या बनता है, उत्तराधिकारी होता है। कि सम्राट या साम्राज्ञी का ज्येष्ठ जो पुत्र होगा, बड़ा जो पुत्र होगा, वही क्या बनेगा, आने वाले समय का सम्राट बनेगा। अगर पुत्र या पुत्री न हो, पुत्र या पुत्री मतलब कि उनके कोई पुत्र मतलब कोई वंश नहीं है, या किसी कारण उसे निकाल दिया गया, मतलब पुत्र या पुत्री नहीं है, या उससे पदच्युत कर दिया हो, मतलब पद से हटा दिया हो। क्या कर दिया हो भाई, पद से हटाना, पद से हटाना, किसी शासक को पद से हटा दिया हो या उसकी कोई वंश नहीं हो, तो उत्तराधिकारी की व्यवस्था कौन करती है, आपसे पूछ ले तो उत्तराधिकारी बनाता है, उत्तराधिकारी संसद। कौन बनाती है भाई, संसद बनाती है। कि ज्येष्ठ जो पुत्र होगा वह बनेगा, अगर पुत्र या पुत्री नहीं है तो यह व्यवस्था कौन करेगी, संसद करेगी, संसद बनाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे उदाहरण बताए आपको कि 1689 में, कब भाई, 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय कौन थे भाई, जेम्स द्वितीय। 1689 में यहाँ का शासक कौन था, जेम्स द्वितीय था। पद छोड़ दिया इन्होंने, कहने का मतलब इंग्लैंड से चले गए कि ब्रिटेन से चले गए, कौन, जेम्स द्वितीय। इनके जाने के बाद संसद ने क्या किया भाई, कि 1689 में संसद ने विलियम को सम्राट बनाया। किसको बनाया भाई, कि विलियम को क्या बना दिया, सम्राट, और मैरी को रानी घोषित कर दिया, मैरी को रानी। कि 1689 में जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड के पद को, सम्राट के पद को छोड़ दिया, त्याग दिया और यहाँ से चले गए। तो उनके बाद विलियम को सम्राट बनाया और मैरी को क्या बना दिया, रानी बना दिया। उदाहरण के तौर पे बात चल रही है। अगर उसका ज्येष्ठ पुत्र है तो उत्तराधिकारी बन जाएगा, अगर नहीं है तो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। एक हमने उदाहरण 1689 का पढ़ा। फिर पूछ ले कि 1701 में पूछ ले कि रानी एन के कोई संतान नहीं थी, रानी एन, तो ये तो था पद को छोड़ने का उदाहरण था। ये 1701 संतान न होने का, कि कोई वंश नहीं थी, संतान नहीं थी, किसके, रानी एक के। अब पूछ ले कि रानी एन के कोई संतान नहीं थी, तो उत्तराधिकारी का नियम आपसे पूछ ले किसको, हेनोवर वंश के संसद ने, हेनोवर वंश के व्यक्ति को संसद ने जॉर्ज प्रथम को सम्राट बना दिया। किसको बना दिया भाई, जॉर्ज प्रथम को। ये तो स्टुअर्ट वंश का था,
स्टुअर्ट वंश के बाद विलियम वंश मेरी ये चला, इनके कोई संतान नहीं थी, तो जॉर्ज प्रथम को हैनोवर वंश के व्यक्ति को संसद ने क्या बना दिया, उत्तराधिकारी सम्राट बना दिया। और 1702 में उत्तराधिकारी का नियम यह निर्धारित कर दिया। नियम यही बन गया कि भी संसद बनाएगी। जैसे किसी वंश समाप्त हो जाता है तो दूसरे वंश जो पहले से अदर क्षेत्र में था उस वंश के व्यक्ति को सम्राट बना देना। तो ये उत्तराधिकारी के नियम में थे। नेक्स्ट इसके वेतन भत्ते पड़ेंगे।